इससे पहले कि छोटू अपने भाइयों को जीवन शक्ति का झरना दे पाता, सज्जनों के समाज के लोग उससे मिलने आ गए। इसलिए वह और उसके 4 दोस्त अपने मंदिर के ऊपर उड़ गए। वहां 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उनमें से 2 महिलाएं थीं और एक पुरुष था, और उनके चेहरे से जो चमक निकल रही थी उससे लग रहा था कि वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे कॉन्क्लेव के योद्धा थे। जेंटलमैन सोसाइटी हम दोनों की दुश्मन है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके अलावा उनके कपड़ों पर प्लैटिनम अक्षरों से कढ़ाई की गई थी, जिन पर लिखा था डेमी इमोर्टल। ये इस बात का एक और सबूत था कि वे कॉन्क्लेव के योद्धा थे। कॉन्क्लेव में होना एक बहुत बड़ा पद था, जिसके बारे में डेमी इमोर्टल एकेडमी के अनगिनत योद्धा केवल सपने ही देख सकते थे। ये सच्ची शक्ति का पद था। स्वर्णिम और अन्य लोग स्पष्ट रूप से चौंक गए और तुरंत अपना सिर सम्मानपूर्वक झुका लिया। हमारा सम्मान बड़े भाई, बड़ी बहनों। कॉन्क्लेव के योद्धाओं को एकेडमी द्वारा बहुत महत्व दिया जाता था और उन्हें इस उम्मीद में भरपूर संसाधन दिए जाते थे कि वे महान योद्धा बनेंगे। महान योद्धा एकेडमी के भीतर असली शक्तियां थीं, और जो योद्धा उस स्तर पर थे उन्हें पवित्र नवदीक्षित कहा जाता था। एकेडमी के ज्यादातर दूसरे योद्धा कॉन्क्लेव के योद्धाओं का सामना करते समय बहुत ज्यादा दबाव महसूस करेंगे, लेकिन छोटू बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। घर वापस आकर उसने भयानक और 7 गुनी शक्ति वाले शैतान भूतों को मार डाला था, और यहाँ तक कि अजेय भूत सम्राट यम का भी सामना किया था। उसके कई शपथबद्ध भाई बहन भी थे, जिनके साथ उसने शैतान विस्काउंट का सामना किया था। उसके बाद उसने बर्फ आत्मा ईश्वर तलवार को वश में कर लिया था, 9 गुनी शक्ति वाले पैट्रिक फ्रॉस्ट ड्रेक को पकड़ लिया था, और फिर उसे श्राउड हेवन गठबंधन में मोहरा बना दिया था। ये देखते हुए कि उसने वह सब कुछ किया था, वह किसी महान व्यक्ति से कम किसी से भी नहीं डरेगा। उन्होंने तीनों योद्धाओं की ओर शांति से देखते हुए कहा, जेंटलमैन सोसाइटी को मुझसे किस बारे में बात करनी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बुरी तरह से बात करने की? एक महिला योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर बादाम के आकार की आंखें थीं और उसका चेहरा बहुत सुंदर था। उसके हाथ में एक लंबी हरी तलवार भी थी, जिसकी म्यान साफ तौर पर किसी अनजान शैतान की खाल से बनी थी और उसमें कई रत्न जड़े हुए थे। उस तलवार से निकलने वाली असली ऊर्जा की लहरों से ये साफ तौर पर बहुत तेज थी, और अगर उसकी तलवार की ऊर्जा छोड़ी जाती तो वह अंदर तक चौंकाने वाली होती। तुम लोग अभी अभी जीवन साधक स्तर पर पहुंचे हो और खास योद्धा बन गए हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम नए योद्धाओं या बाहर या अंदर के कैंपस के योद्धाओं के सामने सख्त व्यवहार कर सकते हो, लेकिन तुम हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? साफ तौर पर इस युवती ने पहले ही सोच लिया था कि छोटू को कुछ सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तलवार के हत्थे से अचानक तलवार की ऊर्जा की एक धारा निकली, जो छोटू के चारों ओर लिपटने के लिए सांप की तरह आगे बढ़ी। जाहिर है उसकी योजना चेतावनी के तौर पर छोटू के बाल काटने की थी। कॉलेज ऑफ एलीट स्टूडेंट्स के कॉन्क्लेव योद्धाओं के लिए नियम सख्त थे। उन्हें हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना था। हालांकि जब तक वे खास योद्धाओं में से किसी को मारते या बुरी तरह से घायल नहीं करते, वे आमतौर पर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। बिना कुछ सोचे समझे छोटू ने अपनी 2 उंगलियां तलवार की रोशनी की सांप जैसी धारा पर दबा दी। जवाब में रोशनी मुड़ गई और टेढ़ी हो गई, और फिर भी खुद को छुड़ा नहीं सकी। तभी उसकी उंगलियों से आग की लपटें निकलीं, जिससे तलवार की ऊर्जा जल गई और वह राख में बदल गई। जेंटलमैन सोसाइटी की बड़ी बहन, मुझे डर है कि आपको अभी भी अपनी तलवार की ऊर्जा पर काम करने की जरूरत है। ये मुझे चोट पहुंचाने के लिए काफी मजबूत नहीं है। देखिए, मैं इस समय अपनी साधना में थोड़ा व्यस्त हूं। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो उसे बोल दें, नहीं तो मैं वापस अंदर चला जाऊंगी और आप खुद ही बाहर निकल जाएंगी। युवती की आंखें हैरानी से चमक उठीं। जाहिर है उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि छोटू ने सच में उसकी तलवार की ऊर्जा को खत्म कर दिया था। हालांकि उसने केवल थोड़ी सी ही ऊर्जा बाहर भेजी थी, लेकिन वह 5 गुनी जीवन साधक के चरम पर थी, जबकि छोटू अभी अभी जीवन साधक बना था। जेंटलमैन सोसाइटी ने छोटू पर शोध किया था। उन्हें पता था कि उसने कुछ महीने पहले ही अपनी राह बनाई थी, इसलिए साफ तौर पर उसके लिए 5 गुनी जीवन साधक का सामना करना नामुमकिन था। एकेडमी के बनने के हजारों लाखों सालों के दौरान कभी कभी ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुए हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए राजकुमार और पुरानी पीढ़ी के कुछ सदस्य ऐसे थे जो जवानी में ऐसे ही थे। हालांकि जेंटलमैन सोसाइटी द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार छोटू ने ऐसा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। आर्षी अध्ययन एकेडमी के बड़ों ने उसे केवल साधारण नंबर दिए थे, लेकिन अब चीजें अलग लग रही थीं। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कम समझा? तलवार की वह थोड़ी सी ऊर्जा सिर्फ तुम्हारी साधना की नींव को परखने के लिए थी। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी। देखते हैं इस बार तुम क्या करती हो। युवती अपनी तलवार निकालने के लिए नीचे झुकी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, पुरुष योद्धा ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हाँ, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर मैंने नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का इस्तेमाल किया तो 10 यून हेलन भी मुझे नहीं मार सकते। लेकिन मैं शायद सिर्फ बर्फ आत्मा ईश्वर तलवार का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा।
इसके अलावा उसके पास राजकुमार का भी समर्थन है। छोटू की ओर ध्यान देते हुए उस आदमी ने कहा, मैं विनाश हूं। हम आज यहाँ आपको जेंटलमैन सोसाइटी में शामिल होने के लिए न्योता देने आए हैं। बस इतना ही, दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है। समुद्र में ड्रैगन की शक्ति। छोटू सच में अंदर से हंस रहा था, लेकिन बाहर से उलझन में दिख रहा था। वरिष्ठ, शायद मुझे सच में आपकी कुछ और मदद की जरूरत है। विनाश ने सिर हिलाया। हाँ, वह मैं ही था। भाई छोटू, स्वर्णिम ने कहा, पेड़ों के समुद्र के 7 खतरे बुरे अपराधी थे जिन्होंने 60 साल पहले उत्तर पूर्वी जंगल पर कब्जा कर लिया था। वे एक बुरी ऊर्जा कला का अभ्यास करते थे जिसमें वे लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए उन्हें मार डालते थे। उन्होंने हर तरह का अपराध किया। आखिरकार वे 5 गुनी जीवन साधक तक पहुंच गए और बुरे असली ऊर्जा अवशेष बनाए। इससे भी बदतर, उन्होंने किसी तरह की प्राचीन बुरी विश्वकोश के अवशेष हासिल कर लिए जिसे अनगिनत बुराइयों का सूत्र कहा जाता है। आखिरकार वे सब एक ही लड़ाई में आपके सामने खड़े इस आदमी द्वारा हरा दिए गए। वह रातों रात सनसनी बन गया, और वह तब था जब वह एक खास योद्धा था, न कि एक कॉन्क्लेव योद्धा जैसा कि वह अभी है। छोटू ने नई तलवार तकनीक पर विचार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने उन्हें खोला। अविश्वसनीय, ये सच में कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक का सही पूरक है। इसे सीखना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। बेशक, ये कहने की जरूरत नहीं कि डेमी इमोर्टल एकेडमी के योद्धा, चाहे वे कोई भी हों, साधारण नहीं थे। चलो, इस बारे में बाद में बात करते हैं, छोटू ने कहा। आंटी माहिरा, मेरे पास कुछ अद्भुत चीज है जो आपकी साधना की नींव को और भी ऊपर ले जाएगी। अपने हाथ की लहर से छोटू ने विशाल लौकी निकाली जिसने हॉल को जीवन शक्ति की शक्तिशाली आभा से भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, छोटू ने अपनी आवाज में ठंडी हवा भरते हुए कहा। हम आपके अच्छे इरादों की कद्र करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक नियम है, मैं किसी से आदेश नहीं लेता। अगर मैं जेंटलमैन सोसाइटी में शामिल हो गया तो मुझ पर जरूर बहुत सारी परेशान करने वाली जिम्मेदारियां आ जाएंगी। मैं अपनी आजादी और स्वतंत्रता बनाए रखते हुए शांति और चैन से साधना करना पसंद करूंगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन नहीं। अब क्या बस इतना ही होगा? मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा आंटी माहिरा। अभी के लिए मैं आपकी साधना की नींव को ऊंचे स्तर तक ले जाने में आपकी मदद करूंगा। अपने 7 छेदों वाले स्प्राउट शरीर के साथ आप शायद जीवन शक्ति के सार तत्व का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर सकती हैं। उसने अपना हाथ मुट्ठी में कसा जिससे लौकी से पानी निकलकर माहिरा में जा गिरा। इनमें से कोई भी जरूरी नहीं है, छोटू ने जवाब दिया। हम सब डेमी इमोर्टल एकेडमी में सिर्फ योद्धा हैं। एकेडमी के नियम योद्धाओं को किसी सोसाइटी में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते। इसके अलावा नियम यह भी कहते हैं कि हमें निजी फायदे के लिए गुट नहीं बनाने चाहिए। इस बीच कुछ दूरी पर फनायरा एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, नीले रंग का लिबास पहने हुए। धुंध और बादलों के बीच से मैनी फ्लावर पीक की ओर देख रही थी। उसके नीचे एक बहुत गहरी खाई थी और उसका पतला लिबास हवा में लहरा रहा था। आखिरकार 5 महान योद्धा कोई छोटी बात नहीं थी। क्या हुआ छोटी बहन फनायरा, क्या आप दबाव महसूस कर रही हैं? उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। वह सुंदर और पढ़े लिखे लग रहा था और एक ऊर्जा कलाकार के मुकाबले एक विद्वान ज्यादा लग रहा था। 5 जीवन साधकों का किसी भी सोसाइटी में शामिल न होना सचमुच दुर्लभ बात थी और इससे उन्हें इनाम मिलने की संभावना थी। कॉन्क्लेव का वह योद्धा जो जीवन शक्ति स्प्रिंग वाटर खो चुका था, वह 7 गुनी जीवन साधक विद्युत था जिसने ग्रैंड थंडरक्लैप स्वॉर्ड प्ले की साधना की थी। विनाश को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा गया हो, और उसके बाद वह किसी भी हालत में भीख नहीं मांगेगा। अगर ये बात बाहर आ गई कि उसने भीख मांगी है तो वह जरूर मजाक का पात्र बन जाएगा। वह विद्वान युवक कोई और नहीं बल्कि 9 गुनी जीवन साधक श्रीकांत था, जो महान योद्धा बनने की कगार पर था और राजकुमार सोसाइटी में योद्धाओं के समूह का नेता माना जाता था। हम किसी भी हालत में जेंटलमैन सोसाइटी में शामिल नहीं हो रहे हैं, छोटू ने इतनी दृढ़ता से जवाब दिया कि मानो वह कीलें काट सकता था और लोहा चीर सकता था। अब मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना होगा। हमें इंटर एकेडमी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की तैयारी में साधना शुरू करनी होगी। जब भी एकेडमी के बाहर के लोग स्वर्ग टॉपलर श्रीकांत के बारे में बात करते थे तो वे डर से कांप उठते थे। एक बार उसने अकेले ही 18 संप्रदायों पर युद्ध छेड़ दिया था क्योंकि उन्होंने राजकुमार के बारे में बुरा कहा था। इस समय तक विनाश साफ तौर पर धमकियों का सहारा ले रहा था। यद्यपि वह शांत और सभ्य दिखता था, परंतु जब वह हमला करता था तो कभी दया नहीं दिखाता था तथा कभी कोई कसर नहीं छोड़ता था। इस बिंदु पर बादाम जैसी आंखों वाली युवती ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। जेंटलमैन सोसाइटी में शामिल हो जाओ और जो भी किस्मत से तुम्हें मिला है उसे हमें उपहार के तौर पर दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद तुम्हें मारा न जाए, लेकिन तुम्हें जीने का पछतावा जरूर होगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि तुम इसे कैसे पूरा करोगे। आंखें चमकाते हुए छोटू अपने मंदिर में वापस मुड़ गया। उसके पीछे उसके शपथ ग्रहण करने वाले भाई भी थे। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक ऊर्जा का घेरा बन गया जिसने जेंटलमैन सोसाइटी के तीनों लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। बड़े भाई,
दूसरी युवती ने कहा, चलो बस इस जादुई जाल को तोड़ दें और उन्हें बाहर खींच लें, फिर हम देखेंगे कि क्या वे फिर से मना करने की हिम्मत करते हैं। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स, शांत हो जाओ, हम बस अपनी बधाई देना चाहते थे। हम उपहार देने के लिए किसी और अच्छे मौके पर फिर से आएंगे। भाई, हेमाक्ष ने कहा, आप सच में जेंटलमैन सोसाइटी के उन बड़े लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। वह विनाश अच्छा आदमी नहीं है, आपको पता है। जब उसने पेड़ों के समुद्र के 7 खतरों को मारा था तो उसे अनगिनत बुराइयों के सूत्र का अधूरा हिस्सा मिला था, जिसमें शैतानों के रास्ते से सभी तरह की बुरी ऊर्जा की साधना की तकनीकें शामिल हैं। हालांकि उसने उस शास्त्र को एकेडमी को सौंप दिया था, लेकिन उसने जरूर पहले उसे देखा होगा। ये सही है, दिव्यांकर ने कहा। अगर हम राजकुमार सोसाइटी और उसके सदस्यों के दुश्मन हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जेंटलमैन सोसाइटी हम दोनों की दुश्मन है तो हमें क्या करना चाहिए? और सज्जनों का समाज, स्वर्णिम ने कहा। छोटू ने सही काम किया। अगर हम उनके साथ शामिल हो गए तो इससे बहुत परेशानी होगी। मुसीबतों का कोई अंत नहीं, सिफान ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? 1 साल पहले हम नए योद्धा थे और अब हम अपनी इस हालत तक पहुंच चुके हैं। ये साफ है कि हमें किसी तरह का सौभाग्य जरूर मिला होगा, और वह भी कोई मामूली नहीं। अगर हम जेंटलमैन सोसाइटी में शामिल हो गए तो उन्हें जरूर हमसे इसका कारण पूछना होगा। और फिर क्या? ऐसा नहीं है कि वे हमसे अपने सारे राज छिपाएंगे। आखिर में बात फैल ही जाएगी। स्वर्णिम ने छोटू को देखा। यही तो तुम सोच रहे थे, है ना भाई? बिल्कुल, छोटू ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। वे इंसानियत वाले नहीं हैं। वे राजकुमार सोसाइटी की तरह ही गुस्से वाले और दबंग हैं। इनमें से कोई भी संगठन नियमों का पालन करके इस जगह पर नहीं पहुंचा है। ताकत पाने के लिए उन्होंने जरूर धोखाधड़ी और लूटपाट का अपना हिस्सा किया होगा। मैं उनके साथ जुड़कर चीजों को मुश्किल बनाने के बजाय उन्हें सीधे मना कर दूंगा। वैसे भी जब तक हम एकेडमी में हैं, उनका नेता हमारे खिलाफ कुछ भी बुरा करने वाला नहीं है। ठीक है, सिफान ने कहा। लेकिन वापस मुद्दे पर आते हैं। जेंटलमैन सोसाइटी ने अभी अभी बहुत सम्मान खोया है और वे इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अगर यह बात फैल गई तो वे योद्धाओं के बीच मजाक का पात्र बन जाएंगे और इससे उनके भविष्य में नए लोगों को भर्ती करने की कोशिश और भी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वे बदला लेंगे, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। छोटू ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि वे मूर्ख क्या सोच रहे हैं। वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक हम एकेडमी से बाहर नहीं निकल जाते, फिर हमें घेर लेंगे और हमारी बेइज्जती करेंगे। या वे हमारे परिवारों के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे हमें उनके प्रति वफादार होना पड़े। किसी भी तरह से हम इनमें से किसी भी चीज से निपट सकते हैं। अब से लेकर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता तक हम एलीट स्टूडेंट्स के कॉलेज में अपना सिर झुकाए रखेंगे और साधना पर ध्यान देंगे। आखिर में मेरे पास पहले से ही कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें एक और तरक्की करने में मदद मिलेगी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे रोशनी की 4 धाराएं निकलीं और उसके भाइयों के ऊर्जा सागर में चली गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि वे सभी अपने अंदर जीवन शक्ति का सार उमड़ता हुआ महसूस कर सकते थे। भाई, ये कौन सी आत्मा की दवा थी? ये बहुत ताकतवर है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इसे अपने अंदर लो और तुम दूसरे या शायद तीसरे जीवन ग्रहण तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे। तुम जितने मजबूत होगे, एकेडमी तुम्हें उतना ही ज्यादा महत्व देगी, जिसका मतलब है कि जो कोई भी हमारे खिलाफ कदम उठाएगा वह बड़ों को नाराज करने का खतरा मोल लेगा। इसके बाद छोटू ने तलवार के ज्ञान की कुछ बातों को समझाया। रात काफी बीत जाने के बाद वह चला गया और पवित्र बेटी मैनी फ्लावर और माहिरा को देखने के लिए चुपचाप स्वर्ग के पहाड़ों की ओर निकल गया। उसने अपने भाइयों को 7 ताकतवर तलवार के दांव नहीं सिखाए। आखिर में वे अब उनकी साधना नहीं कर सकते थे, भले ही वे चाहते हों। ये सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती। उनके लिए अपनी कॉस्मिक सन ऑफ लेयर तलवार तकनीक को पूरा करने पर काम करना बेहतर होगा। बाद में जब वे 5 गुनी जीवन साधक तक पहुंचेंगे तो वे असली ऊर्जा अवशेष बना सकते थे। बर्फीली रात, उड़ते हुए तारे, सरसराती हवा, 7 घातक चालों का आखिरी मतलब कम से कम कहने के लिए बहुत गहरा था। आखिर में छोटू को 9 गुनी जीवन साधक से लड़ने के लिए नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि उसकी आंटी माहिरा और पवित्र बेटी मैनी फ्लावर कैसी हैं। वह अविश्वसनीय गति से उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जिस पर वह पहले गया था, कई महलों, मंदिरों और एकेडमी के परिसरों से गुजरते हुए, जब तक वह अंतहीन पहाड़ों में नहीं पहुंच गया जो स्वर्ग के पहाड़ थे। लगभग तुरंत ही वह अपने पैरों के नीचे नसों और झरनों के माध्यम से बहने वाली दूधिया रंग की सार गर्भित ऊर्जा को महसूस कर सकता था। जादुई शक्ति उछल पड़ी, जमीन के नीचे की सच्ची ऊर्जा को पहाड़ों में धकेल दिया, जो फिर छोटू में प्रवाहित हुई, जिससे न केवल एक सुखद एहसास हुआ बल्कि उसकी अपनी सच्ची ऊर्जा को भी एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। जो कुछ वह महसूस कर सकता था, उसके हिसाब से
यह लगभग ऐसा था जैसे स्वर्ग के पहाड़ों के नीचे एक समुद्र मौजूद था। दूधिया सफेद सच्ची ऊर्जा और जमीन के नीचे का सार। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सभी सृष्टि की मां हो। हालांकि उस दूधिया समुद्र को कसकर बंद कर दिया गया था ताकि उसका कोई भी हिस्सा बाहर न निकल सके। स्वर्ग के पहाड़ की तुलना आड़ू के फूलों वाले द्वीप पर आई हुई बसंत ऋतु से करना एक ताकतवर जानवर की तुलना एक छोटे कीड़े से करने जैसा था। यह बात सही थी क्योंकि डेमी इमोर्टल एकेडमी समृद्ध समृद्ध महाद्वीप में नंबर 1 शक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कॉन्क्लेव के योद्धा पहाड़ों में रहते हैं। वहां से वे दूधिया जमीन के नीचे के समुद्र से जुड़ सकते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से साधना करना राजाओं के रास्ते के ऊर्जा निर्माण का इस्तेमाल करने से धीमा लग सकता है, लेकिन यह सच में बहुत तेजी से तरक्की की ओर ले जाएगा। बदकिस्मती से यहाँ रहने के लिए आपको 5 गुनी जीवन साधक होना जरूरी है। अगर नरक को चलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का जमीन पर खास कब्जा नहीं होता तो मैं इसका कुछ भी नहीं ले पाता। उसने अपने होंठ चाटते हुए सभी पहाड़ों को देखा। हर एक पहाड़ में एक झरना था जो नीचे के सार से जुड़ रहा था। कुछ झरने बड़े थे और कुछ छोटे। यह उनके और दूधिया जमीन के नीचे के सार और आत्मा ऊर्जा के बीच की गूंज पर निर्भर करता था। दूर दूर तक कुछ पहाड़ थे जो बहुत ताकतवर और प्रभावशाली थे। शायद वे महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के योद्धाओं के थे, 9 गुनी जीवन साधक जो जल्द या बाद में महान योद्धा बन सकते थे। ध्रुव ने इधर उधर देखा और हेवन लॉर्ड पर्वतमाला से होते हुए मैनी फ्लावर्स पीक की ओर बढ़ रहा था। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसकी साधना की नींव इतनी कम थी कि अनुभव बिल्कुल अलग था। अब उसे एहसास हुआ कि पहाड़ लगभग ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें जगह जगह रंगा गया हो, जिससे एक विशाल तस्वीर बन रही थी जो लगभग इंसान के शरीर के अंदर की नसों के नक्शे की तरह लग रही थी। और जहां तक उस दूधिया आत्मा ऊर्जा के सागर की बात है तो वह उस शरीर के पेट वाले हिस्से के ऊर्जा सागर जैसा था। स्वर्ग के पहाड़ एक विशाल दैत्य की तरह थे जो चुपचाप लेटे हुए थे, धीरे धीरे साधना कर रहे थे, बस उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वे जागेंगे और सभी जमीनों पर अपना राज्य करेंगे। पहाड़ों को देखकर ध्रुव को अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ी बेहतर जानकारी मिल सकती थी। मुझे मत बताओ कि स्वर्ग के पहाड़ों में भी मार्शल सत्य छिपे हुए हैं। क्या पहाड़ों को समझना और उनके बीच से ऊर्जा और पानी के बहाव को समझना मार्शल आर्ट में गहरी समझ की ओर ले जाता है? हालांकि छोटू हैरान था, लेकिन उसके पास अभी ज्ञान पाने के लिए जरूरी फालतू वक्त नहीं था। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके नीचे सच्ची ऊर्जा का एक जोरदार धमाका हो रहा था। स्वर्ग के खिलाफ एक लहर जो एक विशाल भयानक लहर के रूप में उठी, जैसी लहर तब उठ सकती थी जब किसी पहाड़ या तारे को जोर से समुद्र में फेंक दिया जाए। ये मानते हुए कि ध्रुव की असली ऊर्जा पहले से ही दूधिया जमीन के नीचे के सार से जुड़ी हुई थी, उसने तुरंत महसूस किया कि दूर एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल पहाड़ की चोटी पर दिख रहा था। यह उस वक्त सार को पागलों की तरह खींच रहा था। एक विशाल बवंडर या ब्लैक होल जैसा कुछ बना रहा था जो भारी मात्रा में सार चूस रहा था। पहाड़ों के बीच से तेज हवा चल रही थी जिससे इलाके के कई माहिर हैरान हो गए, क्योंकि ध्रुव ने देखा कि वह हवा में उड़ रहा है और उसी पहाड़ की ओर देख रहा है जिस ओर वह था। हालांकि यह कुछ दूरी पर था। ध्रुव को अचानक एहसास हुआ कि वह जो देख रहा था वह सच में मैनी फ्लावर्स पीक था। वहां एक स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को कंपा देने वाली घटना घट रही थी। बकवास! ये कैसे हो सकता है? ऊर्जा के बलों को ध्यान में रखते हुए क्या इसका मतलब यह है कि कोई ताकतवर माहिर अभी मैनी फ्लावर्स पीक पर है? क्या कोई पवित्र बेटी मैनी फ्लावर और आंटी माहिरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? जब ध्रुव पहाड़ पर उड़ने की तैयारी कर रहा था तो ऊपर उड़कर आए कुछ और माहिरों ने जोर से कहना शुरू कर दिया, धरती कांप रही है, जबरदस्त ऊर्जा का धमाका, कोई खगोलीय घटना, क्या कोई महान योद्धा बन रहा है? पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने जरूर कामयाबी हासिल कर ली होगी। वह आखिरकार महान योद्धा के स्तर तक पहुंचने वाली है। क्या पवित्र बेटी मैनी फ्लावर महान योद्धा के स्तर पर कदम रख रही है? छोटू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन सब कुछ देखकर उसे यकीन था कि उसे पता था कि क्या हो रहा है और वह खुश था। वह एक महान योद्धा बनने वाली है और आंटी माहिरा उसकी अकेली शागिर्द हैं। अब से कोई भी उन दोनों को कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर अविश्वसनीय है। 40 भी नहीं और पहले से ही महान योद्धा। यान हेवन में 40 तक 7वें चरण तक पहुंचने वालों को सबसे अच्छा माना जाता था। छोटू अपनी जगह पर खड़ा रहा और मैनी फ्लावर्स पीक की ओर देखता रहा। स्वर्ग और पृथ्वी की जरूरी ऊर्जा हर जगह पागलों की तरह घूम रही थी और जैसे ही ऐसा हुआ, राक्षस प्रकट हुए, स्वर्ग के पार से खतरनाक प्राणी। छोटू को ठीक से पता था कि ये क्या थे। स्वर्ग शैतान। जब कोई महान इंसान बनता है तो स्वर्ग और पृथ्वी अंदर तक हिल जाते हैं और राक्षस जलन से भर जाते हैं। तभी स्वर्ग शैतान प्रकट होते हैं। उनकी उम्मीद पवित्र बेटी मैनी फ्लावर के काम में दखल देने और यह पक्का करने की थी कि वह महान न बन पाए। स्वर्ग के शैतान दिखने में अजीब थे।
कुछ के तंबू ऑक्टोपस जैसे थे, दूसरे बिना आकार के भूत जैसे थे। कई ऐसे भी थे जो इंसान जैसे आकार के थे, जिनकी त्वचा हरी थी और लंबे नुकीले दांत थे। आसमान में बिजली चमकने लगी, जो बहुत भयानक थी, इतनी ताकतवर कि छोटू को भी लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बिजली के बोल्ट भी इंसान का आकार लेने लगे। छोटू ने एक महल भी देखा, जो मैनीफ्लावर्स पीक की ओर कुचलने के अंदाज में नीचे आ रहा था, मानो उसे मिट्टी में मिला देना चाहता हो। उससे निकलने वाली ऊर्जा ऐसा लग रहा था जैसे हजारों महान योद्धा एक ही वक्त पर खुद को धमाका कर रहे हों। हर तरह की मुसीबतें आईं, धरती, पानी, आग, हवा और कभी न खत्म होने वाली विनाशकारी ऊर्जा के रूप। हवा बिखर गई क्योंकि दर्जनों किलोमीटर के दायरे में सब कुछ एक विशाल पौराणिक विपत्ति में बदल गया। जब कोई इंसान महान योद्धा के स्तर पर पहुंचता है तो वह अब इंसान नहीं रह जाता, बल्कि अमर होने के करीब होता है। यही वह वक्त होता है जब कोई इंसान जादुई नियमों को समझ पाता है और इस तरह स्वर्ग और पृथ्वी की तरफ से जलन का शिकार बन जाता है। यह जीवन ग्रहण स्तर से 100 गुना ज्यादा गंभीर संकट था। कामयाब होने का सिर्फ एक ही तरीका था कि राक्षसों को हराया जाए और संकट को काबू में किया जाए, वरना हमेशा के लिए मौत निश्चित थी। पवित्र पुत्री मैनीफ्लावर्स एक महान इंसान बन रही थी और कई मामलों में यह छोटू के लिए एक आंखें खोलने वाला अनुभव था। अजीब तरह के निशान दिखाई दिए, जमीन के नीचे का सार फूट पड़ा और बिजली इकट्ठी हो गई। छोटू ने पहले कभी इतनी बिजली नहीं देखी थी। यह आकाशीय हवाओं और ड्रैगन और बाघों, स्वर्ग के महलों, स्वर्ग शैतानों और धरती के राक्षसों और बहुत कुछ की दहाड़ से भरी थी। सच में ऊपर से अनगिनत तारे विनाशकारी रोशनी छोड़ रहे थे, मानो वे जमीन से मैनीफ्लावर पीक को उखाड़कर राख में बदल देना चाहते हो। जेंटलमैन सोसाइटी, हम दोनों की दुश्मन है तो हमें क्या करना चाहिए? छोटू को यह महसूस हुआ कि अगर वह उस मुसीबत में होता तो वह जिंदा नहीं बच पाता। हर महान योद्धा को अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इस बड़े संकट से गुजरना पड़ता है। बकवास, उसने सोचा। आंटी माहिरा भी मैनीफ्लावर्स पीक पर हैं, जिसका मतलब है कि अगर पवित्र बेटी मैनीफ्लावर्स संकट से नहीं गुजर पाई तो वह मर सकती हैं। खैर, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि अगर हालात खराब हुए तो मैं वहां जाकर उन्हें बचा लूं। इस बीच आसपास के माहिर घटनाक्रम पर बातें कर रहे थे। उसकी पौराणिक विपत्ति कम से कम कहने के लिए बहुत गहरी है। साधना की इतनी मजबूत नींव होना दिखाता है कि यह लड़की सच में प्रतिभाशाली है। वह 20 साल पहले 9 गुनी जीवन साधक तक पहुंच गई थी और अब वह यह कर रही है। मुझे हैरानी है कि क्या वह कामयाब होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे एकेडमी में एक और महान योद्धा होगी। यह कहना मुश्किल है। उस संकट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखो, बिजली में एक स्वर्ग का महल है। स्वर्ग के राजा बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी शागिर्द माहिरा उसके साथ है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहा हूं। माहिरा खास तौर पर प्रतिभाशाली नहीं लगती। पवित्र बेटी मैनीफ्लावर्स ने उसे शागिर्द के तौर पर क्यों चुना? क्या यह सच में फायदेमंद था? माना जाता है कि माहिरा का इतिहास अनोखा है। वह 10 साल से एकेडमी में है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, उसकी साधना की नींव साधारण है। खैर, आप उसकी तुलना पवित्र बेटी मैनीफ्लावर या राजकुमार से नहीं कर सकते। वैसे भी वह कोई कमजोर नहीं है। मैंने सुना है कि उसने अपने छेद नहीं खोले हैं, लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो वह अविश्वसनीय रूप से असाधारण होगी। उसके छेद खोल दिए, इसका क्या मतलब है? मुझे भी इस बारे में ठीक से पता नहीं है। इसका संबंध बहुत पुराने वक्त से जुड़ी किसी शारीरिक बनावट से है। देखो, स्वर्ग का संकट और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। अविश्वसनीय। उसकी शागिर्द माहिरा सच में उसके साथ लड़ रही है। क्या पवित्र बेटी मैनीफ्लावर्स पागल हैं? वह सच में अपने शागिर्द को शांत करने के लिए संकट की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। रुको, मुझे मत बताओ कि वह उसके छेदों को खोलने में मदद करने के लिए संकट का इस्तेमाल कर रही हैं। मैनीफ्लावर्स पीक पर हो रहे कार्यक्रमों को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे थे, जिनमें बूढ़े, कॉन्क्लेव के योद्धा और यहाँ तक कि कुछ ऊंचे दर्जे के योद्धा भी शामिल थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर जलन और डर दोनों के भाव देखे जा सकते थे। एक तरफ कुछ लोग इस बात से जल रहे थे कि पवित्र पुत्री मैनीफ्लावर्स एक महान इंसान बन रही थीं, और दूसरी तरफ कुछ लोग संकट की ताकत से डर रहे थे। छोटू को संकट में 2 चमक महसूस हो रही थीं, एक मजबूत और एक कमजोर। साफ तौर पर कमजोर चमक माहिरा की थी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि पवित्र पुत्री मैनीफ्लावर्स सच में माहिरा में कुछ तकलीफ देह ताकत भेज रही थीं। यह कौन सा रहस्यमय जादू है? क्या आंटी माहिरा इसे सह पाएंगी? उसने अभी अभी लोगों को माहिरा के बारे में बातें करते हुए सुना था कि उसके शरीर में कुछ खास तरह की बनावट है और अगर वह अपने छेद खोल दे तो वह जबरदस्त तरक्की कर सकती है। असलियत यह थी कि माहिरा की उम्र 20 साल से थोड़ी ज्यादा थी और उसने अभी अभी अपना नाम कमाना शुरू किया था। वह पहले से ही दूसरे दर्जे की जीवन साधक थी और इस वजह से उसे एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था। और फिर भी अब वे कह रहे थे कि अगर वह अपने छेद खोल देगी तो वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। विज,
ऊपर चमकती बिजली ने मिलकर एक विशाल घंटी का रूप ले लिया, जो नीचे उतरकर पूरे मैनीफ्लावर्स शिखर को घेरने लगी। अब कई लोग हैरानी से चिल्लाने लगे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने इस तरह से संकट की बिजली भड़का दी। ये यूनिवर्सल पोलैरिटी गॉड बेल है। इसका दिखना यह दिखाता है कि इस इंसान को इस स्वर्ग और पृथ्वी में रहने की इजाजत नहीं है, और इसने देवताओं की सेना और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के गुस्से को भड़का दिया है। इस तरह की विपत्ति बिजली यहाँ क्या कर रही है? हमारा डेमी इमोर्टल संस्थान एक धार्मिक पुरानी सोच वाला संगठन है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस तरह की विपत्ति सिर्फ बहुत पुराने वक्त में सबसे बुरे दुष्ट शैतानों के लिए ही दिखाई देती थी। वह घटना अविश्वसनीय है। लगभग 100 साल पहले मैं गहरे पहाड़ों में था जब मैंने एक बहुत ही ताकतवर दुष्ट शैतान को इस तरह के संकट का सामना करते देखा। उसने अनगिनत शानदार मंत्र बनाए और यहाँ तक कि खून की बलि भी दी, और फिर भी घंटी आई और उसे राख में बदल दिया। मुझे मत बताओ कि पवित्र बेटी मैनीफ्लावर किसी तरह की शैतानी कला का अभ्यास करती है। ये कैसे मुमकिन है? अगर उन्होंने शैतानी कला सीखी होती तो बड़ों को बहुत पहले ही इसके बारे में पता चल जाता। मेरा अंदाजा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी ताकत सच में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। वह अपने शिष्य की मदद करने के लिए विपत्ति को मजबूर कर रही है, जो आने वाले वक्त में और भी विपत्ति को बढ़ावा दे रहा है। उनमें सच में हिम्मत है। मैं आपको यह बताता हूँ, क्या उन्हें मरने का डर नहीं है? उन्हें न सिर्फ खुद विपत्ति से गुजरने की चिंता है, बल्कि उन्हें अपने शिष्य का भी ख्याल रखना है। वह एक ही पत्थर से 2 शिकार कर रही हैं। मैंने सुना है कि पिछली बार जब वह माइनर कॉसम वर्ल्ड गई थीं, तो उनका पैट्रियार्क विंड और क्लाउड के साथ झगड़ा हो गया था, जिन्होंने कहा था कि उनका शागिर्द उनके नए शागिर्द फनायरा से मुकाबला नहीं कर सकता। शायद इसीलिए उन्होंने स्वर्ग जाने और इस हद तक उसका विरोध करने का फैसला किया। वह खुद को मरवा लेंगी। विज। अचानक मैनीफ्लावर्स पीक को ढकने वाली घंटी कांपने लगी, मानो अंदर से कोई चीज जबरदस्त ताकत के साथ उस पर टकरा रही हो। 99 बार घंटी हिली, उसकी सतह पर दरारें फैल गईं। आखिर में वह अनगिनत टुकड़ों में फट गई, जो उस इलाके के चारों ओर घूमने वाला एक भंवर बन गए। शून्य विच्छेद। यह पवित्र बेटी मैनीफ्लावर की आवाज थी, जिसके साथ इंसान जैसी असली ऊर्जा का एक रूप था। जैसे ही यह देवी की तरह पहाड़ के ऊपर तैरती हुई आई, इसने तलवार उठाई और फिर इसे ऊपर की ओर चीर दिया, जिससे हवा में एक अजीब काली दरार खुल गई। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ हुए असंतुलन ने तुरंत स्वर्ग, शैतान, बिजली और अन्य संकटों को अंदर खींच लिया। पलक झपकते ही स्वर्ग का संकट गायब हो गया। उसी वक्त एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो सुनने वाले किसी भी कमजोर इंसान को घुटनों के बल झुककर आराधना करने के लिए मजबूर कर सकती थी। कामयाबी। यह पौराणिक स्तर है। इसके साथ ही पवित्र बेटी मैनीफ्लावर्स की ऊर्जा का रूप नीचे गिर गया और वापस उनके अंदर मिल गया। इलाके के सभी माहिर आपस में बड़बड़ा रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह टूट गई। उन्होंने सच में यूनिवर्सल पोलैरिटी गॉड बेल को नष्ट कर दिया। चलो, उन्हें बधाई देने के लिए औपचारिक तौर पर उनसे मिलने चलते हैं। डेमी इमोर्टल एकेडमी में उनकी हैसियत अब से बिल्कुल अलग होगी। मुझे हैरानी है कि क्या उनके शागिर्द ने उन छेदों को खोल दिया है। जल्द ही माहिरों का एक झुंड मैनीफ्लावर्स पीक की ओर बढ़ रहा था। ध्रुव भी उड़कर आया। जब वे पहुंचे तब तक वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। हर तरह के माहिर आए थे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें। आखिरकार एक नए महान योद्धा का उदय कोई छोटी घटना नहीं थी। जब छोटू नीचे उतरा तो उसने देखा कि मैनीफ्लावर्स पीक के बीचों बीच बने महल में 2 प्रार्थना की चटाइयां थीं, जिन पर पवित्र बेटी मैनीफ्लावर्स और माहिरा बैठी थीं। माहिरा तेज रोशनी से चमक रही थी, जिससे वह एक जीते जागते खजाने जैसी लग रही थी। उसके पीछे गोल गोल चमकते हुए चक्र तैर रहे थे और उसे तीसरे दर्जे की जीवन साधक साधना की लहरें निकल रही थीं। इससे भी ज्यादा अद्भुत, उसका खून 7 रंगों का लग रहा था, जिससे वह इंसान के मुकाबले स्वर्ग से आई हुई देवी ज्यादा लग रही थी। हालांकि उसके अंदर कुछ ऐसी ताकत थी जो उसकी असली ताकत के कुछ पहलुओं को छिपा रही थी। 7 छिद्रों वाला स्प्राउट शरीर, एक माहिर ने चिल्लाकर कहा। वह एक 7 छिद्रों वाला स्प्राउट शरीर है। कहानियों के अनुसार यह सिर्फ बहुत पुराने वक्त के अरशी जैसे प्राणियों की एक पुरानी नस्ल के खून में ही होता है। यह स्प्राइट फोक का एक पवित्र शारीरिक प्रकार है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र बेटी मैनीफ्लावर्स हमेशा अपनी उस शागिर्द के प्रति इतनी समर्पित थीं। किसने सोचा होगा कि सच में उसमें उस तरह का पवित्र शरीर होगा। छोटू ने पास के एक माहिर की ओर देखा, जो कॉन्क्लेव का 5 गुनी जीवन साधक योद्धा था। 7 छिद्रों वाला स्प्राउट शरीर क्या होता है? उसने पूछा। स्प्राइट फोक बहुत पुराने वक्त के लोग थे, जिनमें साधना में असीम संभावनाएं थीं, योद्धा ने समझाया। बाद में जैसे जैसे स्वर्ग और पृथ्वी बदले, वे गायब हो गए। हालांकि कुछ लोगों में अब भी उनका खून है, और कभी कभी उस तरह का इंसान अपनी नस्ल को जगाएगा और इस वजह से एक बड़ा माहिर बन जाएगा। किसने सोचा होगा कि माहिरा में स्प्राइट फोक का खून होगा। अब जब उसने अपने छिद्र खोल लिए हैं, तो ये जरूर माइनर कॉसम वर्ल्ड के नेताओं का ध्यान खींचेगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर खुद चांसलर ही आ जाए। एक ही छलांग में स्वर्ग तक पहुंचना, यही उसने किया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आंटी माहिरा में इतनी ताकत है, छोटू ने सोचा।
उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके दादाजी ने कुछ वक्त के लिए उसकी आंटी माहिरा को पाला था, इससे पहले कि उसे पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स ले गई थी। ये सोचना कि उसमें लोगों की एक पुरानी नस्ल स्प्राइट फॉग का पवित्र शरीर है। इस वक्त पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स ने कहा, महिलाओं और सज्जनों, महान योद्धा के स्तर तक पहुंचना बहुत थकाऊ था। मुझे डर है कि मैं आप सभी का मनोरंजन करने की हालत में नहीं हूं। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं कुछ वक्त के लिए अकेली रहना चाहूंगी ताकि ठीक हो सकूं। माइनर कॉसम वर्ल्ड के नेताओं को रिपोर्ट करने के बाद मैं आप सभी से मिलने के लिए जरूर वक्त निकालूंगी। अच्छी तरह आराम करें। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स, हम सिर्फ बधाई देना चाहते थे। हम तोहफे देने के लिए किसी और अच्छे मौके पर फिर से आएंगे। ऐसे ही शब्दों के साथ सब चले गए जब तक कि सिर्फ छोटू ही पीछे नहीं रह गया। उसकी ओर देखते हुए पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स ने अपना हाथ हिलाया, जिससे घनी धुंध छा गई और पहाड़ ढक गया। तो तुम वापस आ गए। अब तुम कितने ताकतवर हो। खामोशी छा गई। छोटू पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स के अंदर की जबरदस्त जादुई ताकत को महसूस कर सकता था और जानता था कि उसकी नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत भी अब उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसकी असली ऊर्जा काफी बदल गई थी, इस हद तक कि वह अब आसपास के प्राकृतिक और जादुई नियमों से जुड़ गई थी। वह महान योद्धा का स्तर था। छोटू पहले से ही इस तरह के लोगों से बहुत सावधान रहता था। आखिरकार वह 9 गुनी जीवन साधकों से निपट सकता था, लेकिन महान योद्धा एक बिल्कुल अलग कहानी थी। और फिर भी ये पता चला कि पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स इस वक्त छोटू से ज्यादा हैरान थीं। पिछली बार जब वे मिले थे तो वह ताकतवर था, लेकिन सिर्फ एक आम तरीके से। अब वह पूरी तरह से अलग था। वह एक ऐसी तलवार जैसा लग रहा था जो आसमान को चीर सकती थी और धरती को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। उसकी तलवार की तकनीकें जाहिर तौर पर उस हद तक पहुंच गई थीं जहां भूत देवता भी मुश्किल से समझ सकते थे। क्या तुमने कोई नई तलवार की तकनीक सीखना शुरू कर दिया? उसने पूछा। और क्या यह किसी दिव्य तलवार की चमक है जिसे मैं तुम पर महसूस कर रही हूं? मुझे इसे देखने दो। हाँ, छोटू ने जवाब दिया। अपने हाथ के इशारे से उसने बर्फ आत्मा ईश्वर तलवार को बुलाया, जो पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स की ओर उड़ते हुए हरे रंग की लकीर बन गई। पहुंचकर उसने उसे पकड़ लिया। ब्लेड की लंबाई पर अपनी उंगली फेरने के बाद और उस पर बने अक्षरों को पढ़ने के बाद उसने कहा, क्या? बर्फ आत्मा ईश्वर तलवार? ये सालों पहले गुरु आइसोल की खास तलवार थी, पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने आगे कहा। उन्होंने इसे 12 मासी फ्रिजिडाजेट से बनाया था और इसे आइस सोल के सार से भर दिया था ताकि इसे अपनी आत्मा मिल सके। इसे पूरे 60 साल के चक्र के लिए ज्वाला बिजली में तपाया गया था, और जब इसकी पूरी ताकत आजाद हो जाती है तो यह सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ जमा सकती है और नदियों को भी मोड़ सकती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से काबू में किया जा सके। तुमने इसे कैसे हासिल किया और तुमने इसे कैसे वश में किया? यहाँ तक कि एक महान योद्धा को भी इसके साथ मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा और एक 9 गुनी जीवन साधक जरूर नाकाम हो जाएगा। छोटू ने जवाब दिया, ये तलवार और मैं एक तरह से हमराज हैं। मैं इत्तेफाक से पूर्वी सागर में इससे मिला था। वहां एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम क्या था? हाँ, याद आया, पैट्रियार्क फ्रॉस्ट्रेक। वह आड़ू के फूलों के एक द्वीप पर एक झरने से तलवार खींचने के लिए लड़ रहा था। लड़ाई में वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और मैं तलवार लेने के लिए आखिर में झपटा। छोटू ने अपनी कहानी बहुत आसानी से सुनाई, अपनी कहानी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ओह, पैट्रियार्क फ्रॉस्ट्रेक? पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने सिर हिलाया। मैंने उसके बारे में सुना है। वह काफी वक्त पहले 9 गुनी जीवन साधक तक पहुंच गया था। उसने कुछ स्नोफ्लेक गॉड स्टील हासिल किया, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी घमंडी बर्फ की तलवार बनाने के लिए किया, और माना जाता है कि उसने प्राचीन विनाशकारी दोहरी तलवार संप्रदाय से 7 तलवारों के दाम का वर्णन करने वाली एक पुरानी किताब हासिल की थी। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स के पास छोटू पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। आखिर में यह समझ में आता है कि वह आइस सोल गॉड स्वॉर्ड को छीनने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि पैट्रियार्क फ्रॉस्ट्रेक के साथ एक लंबी लड़ाई में दोनों घायल हो गए थे। अगर उसे बताया जाता कि यह छोटू ही था जिसने बर्फीले राज्य की गहराई से आइस सोल गॉड स्वॉर्ड को बाहर निकाला और फिर पैट्रियार्क फ्रॉस्ट्रेक को हराया, तो वह कभी भी इस पर विश्वास नहीं करती। आखिरकार सिर्फ एक महान योद्धा ही ऐसी चीजें करने में सक्षम होना चाहिए। किस्मत वाला, बहुत किस्मत वाला, उसने प्रशंसा की सांस के साथ कहा। हालांकि यह मत भूलो कि कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार और आइस सोल गॉड तलवार पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं। सावधान रहना। इस बारे में चिंता मत करो बड़ी बहन, छोटू ने कहा। मैंने पहले ही यिन और यांग और पानी और आग के रास्ते का ज्ञान हासिल कर लिया है। मैंने कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार की जलती हुई लौ को शांत करने के लिए आइस सोल गॉड तलवार की ठंडी ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। ओह, पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। क्या आप थोड़ा सा करके दिखाने में कोई ऐतराज नहीं करेंगे?
ध्रुव ने सिर हिलाया और अपनी उंगली हिलाई, जिससे ज्वाला की एक चिंगारी निकली जो आग की तलवार में बदल गई, जो बाद में बर्फ की तलवार के साथ मिल गई। तलवार की ऊर्जा के दो धमाके यिन और यांग की तरह थे, जो एक ताइजी का निशान बना रहे थे जो लगातार घूम रहा था। उन्होंने तलवार चलाने के किसी खास तरीके या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ तलवार के रास्ते के बारे में अपनी गहरी समझ का परिचय दिया। पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैग ने 100 साल तक जिस तलवार की ऊर्जा को विकसित करने के लिए काम किया था, उसे लेने के बाद और आड़ू के फूलों के द्वीप पर इतने दिनों तक ज्ञान की तलाश करने के बाद अब वे तलवार के बड़े उस्ताद की तरह लग रहे थे। बुरा नहीं है, पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप यिन और यांग के बदलावों और पानी और आग की विरोधी तलवार की ऊर्जाओं के रास्ते को समझते हैं। बदकिस्मती से कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार सच में तकनीकों का एक समूह है, जबकि आइस सोल गॉड स्वॉर्ड बिल्कुल भी तकनीक नहीं है। क्या मैं आपको मूनसेट हाइपरलूनर तलवार तकनीक सिखा सकती हूँ? इसे पिछली पीढ़ी के एक सदस्य ने कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक के जवाब में बनाया था। यह आइस सोल गॉड स्वॉर्ड के साथ इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही मेल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन। मुझे अपनी तलवारबाजी की तकनीक पर सच में कड़ी मेहनत करनी होगी। आने वाली बड़ी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के साथ मुझे जरूर एकेडमी के लिए सम्मान जीतना होगा। तुम्हें बर्फ आत्मा भगवान तलवार के साथ एक दृश्य बनाने का मौका मिलेगा। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने पूछा, वैसे अब तुम्हारी साधना की नींव किस स्तर पर है? अरे, मैं सच में कुछ वक्त से 5 गुनी जीवन साधक में हूँ, लेकिन मैं इसे छिपा रहा हूँ। सबसे ऊंचा पेड़ सबसे ज्यादा हवा को खींचता है ना? न सिर्फ राजकुमार सोसाइटी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, बल्कि मैंने जेंटलमैन सोसाइटी को भी नाराज कर दिया है। इसलिए मैं अपना सिर नीचे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 गुनी जीवन साधक, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर धीरे धीरे इस एहसास में आ रही थी कि वह छोटू में एक असली प्रतिभा के साथ काम कर रही थी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। इत्तेफाक से माहिरा ने अपने छेद खोल दिए हैं और 7 छिद्रों वाली स्प्राउट बॉडी की दिव्य शक्ति को आजाद कर दिया है। बड़े अधिकारी जरूर उस पर ध्यान देंगे और उसका मार्गदर्शन करने के लिए ज्यादा संसाधन खर्च करेंगे। मैं कल इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए माइनर कॉसम वर्ल्ड की यात्रा पर जाऊंगी। हम्फ, बस तब तक इंतजार करो जब तक कि वे पैट्रियार्क विंड और क्लाउड यह न देख लें कि मेरा शागिर्द कितना अद्भुत है। इस वक्त माहिरा ने छोटू की ओर देखा। छोटू, उसने नमस्ते के तौर पर कहा। फिर उसने एक सांस ली और स्वर्ग और पृथ्वी की जरूरी ऊर्जा गूंज में गूंज उठी। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसके अंदर की 7 रंगों वाली चमक बाहर फैल गई। साफ तौर पर उसकी असली ऊर्जा अब किसी भी कॉन्क्लेव योद्धा से कहीं ज्यादा थी। मैं पहले से ही 3रे दर्जे की जीवन साधक में हूँ, उसने अचानक कहा, और मेरी असली ऊर्जा पहले से ज्यादा 10 गुना है। ये सही है, पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने जवाब दिया। तुमने अपने पवित्र शरीर को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। यहाँ से तुम्हारी साधना पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। जब तुम बच्चे थे तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हारे अंदर स्प्राइट फोक का खून है। बदकिस्मती से उस वक्त तुम्हारी साधना की नींव तुम्हारे छेदों को खोलने के लिए काफी नहीं थी। शुक्र है मैं तुम्हारे खून में छिपी ताकत को जगाने के लिए पौराणिक स्तर पर अपनी तरक्की का इस्तेमाल करने में कामयाब रही। अब कोई भी हमें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन गुरुजी, 7 छिद्रों वाली स्प्राउट बॉडी क्या है? माहिरा ने पूछा। यह स्प्राइट फॉग के बीच एक तरह की शारीरिक बनावट है। वे बहुत पुराने वक्त के पवित्र लोग थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें देवताओं का खून था। अगर तुम उनकी ताकत को जगा सकते हो तो ये पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को भरने के लिए काफी होगा। प्राचीन वक्त में 8 और तरह के दिव्य खून वाले लोग थे और स्प्राइट फॉग उनमें से सिर्फ एक थे। एक और उदाहरण सीफोक है, जिनके पास समुद्री देवताओं का खून है, हालांकि यह बहुत ही असामान्य है। फनायरा उन दुर्लभ लोगों में से एक है जिनके पास यह है। छोटू की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, क्या अब तुम समझ गए छोटू? फनायरा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे लिए उसे लड़ाई में हराना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, छोटू ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन अगर मैंने नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का इस्तेमाल किया तो 10 यून हेलन भी मुझे नहीं मार सकते। लेकिन मैं शायद सिर्फ आइस सोल गॉड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा उसके पास क्राउन प्रिंस का भी समर्थन है। छोटू, पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी साधना की नींव सच में यूं हेलन से मुकाबला करने के लिए काफी है? तुम अपनी आइस सोल गॉड स्वॉर्ड के साथ अब लगभग अजेय हो सकते हो, लेकिन उसे क्राउन प्रिंस का समर्थन हासिल है और वह आइस सोल गॉड स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके पास अकल्पनीय ताकत के अनगिनत खजाने हैं, इतने सारे कि वह यूं हेलन को उपहार के तौर पर 1 या 2 देने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचेगा। इन सबसे परे यूं हेलन में न सिर्फ समुद्र देवता का खून है, बल्कि उसके पास एक दिव्य ड्रैगन का खून भी है। इससे उसे समुद्र में ड्रैगन की ताकत मिलती है। समुद्र में ड्रैगन की ताकत? छोटू सच में अंदर से हंस रहा था, लेकिन बाहर से उलझन में दिख रहा था। बड़ी बहन, शायद मुझे सच में आपकी कुछ और मदद की जरूरत है। ठीक है,
तुम मेरे शागिर्द नहीं हो, लेकिन तुम माहिरा के भतीजे हो, इसलिए कुछ मामलों में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर हूँ। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर ने अपना हाथ हिलाया, जिससे हॉल में लोगों की दिखाई देने वाली तस्वीरें भर गईं। कुछ ने तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास किया, कुछ ने सांस लेने के व्यायाम किए, कुछ ध्यान में बैठे, कुछ बस एक जगह पर स्थिर रहे। सभी मूनसेट हाइपरलूनर स्वॉर्ड तकनीक पर काम कर रहे थे, जो कोमल और औरतों जैसी सुंदर और अकेली स्वभाव की थी। छोटू को उन सभी को याद करने के लिए काफी वक्त देने के बाद उसने कहा, यह तलवार की तकनीक का सार है। तुम और माहिरा यहाँ अपनी साधना पर काम करो, जबकि मैं माइनर कॉसम दुनिया की यात्रा पर जाती हूँ। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। उसके साथ ही दिखाई देने वाली तस्वीरें भी गायब हो गईं। सिर्फ छोटू और माहिरा ही बचे। छोटू ने नई तलवार तकनीक पर विचार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने उन्हें खोला। अविश्वसनीय! ये सच में कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक का सही पूरक है। इसे सीखना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। छोटू, माहिरा ने कहा, तुम्हारी साधना की नींव बहुत तेजी से बढ़ रही है। तुम्हें कौन सा सौभाग्य मिला? अब तक माहिरा को यकीन हो गया था कि उसकी साधना की नींव में उससे कहीं ज्यादा है जितना वह बता रहा था। आखिरकार वे दोनों साथ बड़े हुए थे और इसलिए वह उसे दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकती थी। चलो, इस बारे में बाद में बात करते हैं, छोटू ने कहा। आंटी माहिरा, मेरे पास कुछ अद्भुत चीज है जो आपकी साधना की नींव को और भी ऊपर ले जाएगी। अपने हाथ की लहर से छोटू ने विशाल लौकी निकाली, जिसने हॉल को जीवन शक्ति की शक्तिशाली चमक से भर दिया। जीवन शक्ति झरने का पानी, माहिरा ने कहा। क्या क्राउन प्रिंस सोसाइटी इसी का इस्तेमाल करती है? ये तुम्हें कैसे मिला? मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा आंटी माहिरा। अभी के लिए मैं आपकी साधना की नींव को ऊंचे स्तर तक ले जाने में आपकी मदद करूंगा। अपने 7 छेदों वाले स्प्राउट शरीर के साथ आप शायद जीवन शक्ति के सार तत्व का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर सकती हैं। उसने अपना हाथ मुट्ठी में कसा, जिससे लौकी से पानी निकलकर माहिरा में जा गिरा। एक पल बाद उसके अंदर की 7 रंगों वाली चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। इस बीच कुछ दूरी पर फनायरा एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। नीले रंग का लिबास पहने हुए धुंध और बादलों के बीच से मैनी फ्लावर पीक की ओर देख रही थी। उसके नीचे एक बहुत गहरी खाई थी और उसका पतला लिबास हवा में लहरा रहा था। इस पल जिस तरह से वह खुद को दिखा रही थी, उसमें कुछ अजीब बात थी। क्या हुआ छोटी बहन फनायरा? क्या आप दबाव महसूस कर रही हैं? उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। वह सुंदर और पढ़े लिखे लग रहा था और एक ऊर्जा कलाकार के मुकाबले एक विद्वान ज्यादा लग रहा था। और फिर भी क्राउन प्रिंस सोसाइटी के कई माहिर उसके पीछे सम्मान पूर्वक खड़े थे। कॉन्क्लेव का वह योद्धा जो जीवन शक्ति स्प्रिंग वाटर खो चुका था, वह 7 गुनी जीवन साधक विद्युत था, जिसने ग्रैंड थंडरक्लैप स्वॉर्ड प्ले की साधना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्रीकांत, फनायरा ने शांत भाव से कहा। नहीं, मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। माहिरा ने अपने छेद खोलकर कथित 7 छिद्रों वाली स्प्राउट बॉडी को सक्रिय कर लिया होगा, लेकिन अगर मेरा मन करे तो मैं सोते वक्त उसका गला घोंट सकती हूँ। वह विद्वान युवक कोई और नहीं बल्कि 9 गुनी जीवन साधक श्रीकांत था, जो महान योद्धा बनने की कगार पर था और राजकुमार सोसाइटी में योद्धाओं के समूह का नेता माना जाता था। राजकुमार ने समाज का नेतृत्व करने और हर तरह के जरूरी काम पूरे करने के लिए उन पर बहुत भरोसा किया। जब भी एकेडमी के बाहर के लोग स्वर्ग टॉपलर श्रीकांत के बारे में बात करते थे तो वे डर से कांप उठते थे। एक बार उसने अकेले ही 18 संप्रदायों पर युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने राजकुमार के बारे में बुरा कहा था। और एक मौके पर उसने आर्षी पूर्वज राजवंश के एक जनरल को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने कहा था कि राजकुमार अपने नाम के लायक नहीं है। उस इंसान ने दावा किया था कि राजवंश के सिर्फ असली राजकुमार को ही कानूनी तौर पर यह नाम दिया जा सकता है। आखिर में श्रीकांत ने उसे मार डाला और आर्षी पूर्वज राजवंश ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। यद्यपि वह शांत और सभ्य दिखता था, परंतु जब वह हमला करता था तो कभी दया नहीं दिखाता था तथा कभी कोई कसर नहीं छोड़ता था। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स एक महान इंसान है, वह धीरे से बोला, और मैं भी जल्द ही बन जाऊंगा। उस ऊंचे पहाड़ पर जमा हुए लोग सबसे बेहतरीन थे, कॉन्क्लेव के योद्धा थे, क्राउन प्रिंस सोसाइटी की असली ताकत थे। डेमी इमोर्टल एकेडमी में योद्धाओं के समूह को नए योद्धाओं, बाहरी परिसर के योद्धाओं, अंदरूनी परिसर के योद्धाओं, खास योद्धाओं, कॉन्क्लेव योद्धाओं और आखिर में पवित्र नवदीक्षितों में बांटा गया था। कॉन्क्लेव योद्धा बनने के लिए किसी को 5 गुनी जीवन साधक होना चाहिए। पवित्र नवदीक्षित तो और भी कम मिलते थे। आखिरकार समृद्ध रसीले महाद्वीप में ऐसे लोगों की गिनती बहुत कम थी जो महान योद्धा बन सकते थे। इस वजह से सभी बड़े संस्थानों में बुनियादी स्थिति एक जैसी थी। 5 गुनी या उससे ज्यादा स्तर के जीवन साधक यानी कॉन्क्लेव के योद्धा बहुत इज्जतदार माने जाते थे और अपनी काबिलियत के हिसाब से जिंदगी जीने में सबसे ज्यादा कामयाब माने जाते थे।
और फनायरा अब ऐसे ही लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, न सिर्फ इसलिए कि उसे क्राउन प्रिंस का साथ मिला हुआ था, बल्कि अपनी कुशलता और काबिलियत की वजह से भी। पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स एक प्रतिभाशाली हैं, फनायरा ने कहा। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से वह 20 साल की उम्र में 9 गुनी जीवन साधक तक पहुंच गई थीं। अब 20 साल से भी कम वक्त में उन्होंने महान योद्धा बनने के लिए जरूरी सारे बंधन तोड़ दिए हैं, और फिर भी मैं उनसे आगे निकल जाऊंगी। मैं उनसे 10 साल पहले महान योद्धा के स्तर पर पहुंच जाऊंगी। फनायरा उस वक्त 20 साल की थी, इसलिए अगर वह अपने दावे के मुताबिक काम कर पाई और 30 साल की उम्र में महान योद्धा बन गई तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात होगी। शायद ज्यादातर लोग उसके दावों को सिर्फ शेखी बघारना समझेंगे, लेकिन वह पूरी तरह से यकीन में थी। आखिरकार बहुत कम लोगों को पता था कि उसके अंदर देवताओं और ड्रैगन की ताकत छिपी हुई है। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ श्रीकांत को ही उसके राज का थोड़ा अंदाजा था, और फिर भी 9 गुनी जीवन साधक होने के बावजूद वह भी उसके असली स्तर के बारे में सच्चाई नहीं देख पा रहा था, जो उसके लिए काफी हैरानी की बात थी। क्राउन प्रिंस को उससे लगाव हो गया है, उसने सोचा, जो अपने आप में यह दिखाता है कि उसके खून में कुछ अविश्वसनीय है। साथ ही उसने पैट्रियार्क विंड और क्लाउड को अपना गुरु बना लिया है, और उसने अभी 2 दिन माइनर कॉस्म वर्ल्ड में साधना का अभ्यास किया है। मुझे हैरानी है कि वह किस स्तर तक पहुंच गई है। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से क्राउन प्रिंस किसी खतरनाक जगह पर एक ताकतवर ऊर्जा कला स्वर्ग के बेटे की गॉडफिस्ट की साधना कर रहा है। फिर भी उसने उसके लिए एक ताकतवर खजाना भेजा, कुछ ऐसा जो उसे मेरे लिए भी समझ से बाहर करता है। मुझे पता है कि उसमें समुद्र देवता का खून है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उसमें असली ड्रैगन का खून भी है? समुद्र में ड्रैगन की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। क्राउन प्रिंस के पास जो खजाने हैं वे कम से कम कहने के लिए दिव्य हैं। अगर उसने उसे कुछ सच में ताकतवर दिया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करेगी? अचानक फनायरा ने पलटकर श्रीकांत को देखा और कहा, बड़े भाई श्रीकांत, आप आने वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में क्या सोचते हैं? प्रतियोगिता का असली मकसद अलग अलग संस्थानों के 9 गुनी जीवन साधकों को लड़ते हुए देखना है ना? पवित्र नवदीक्षित इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और चूंकि आप क्राउन प्रिंस सोसाइटी में सबसे अच्छे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप बाकी सभी प्रतियोगियों पर भारी पड़ेंगे? बाकी सभी प्रतियोगियों पर भारी पड़ना, खैर यह कहना आसान है, करना मुश्किल। श्रीकांत मुस्कुराया। हालांकि उसने विनम्र दिखने का नाटक किया, लेकिन सच में वह खुद पर बहुत यकीन रखता था। सभी 4 संस्थानों में खास योद्धा समुद्र के किनारे की रेत की तरह आम है। बहुत सारे 9 गुनी जीवन साधक हैं, जिनमें से कुछ सैकड़ों सालों से उस स्तर पर हैं और महान योद्धा बनने के करीब हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम काफी महत्वाकांक्षी हो और अपना नाम बनाना पसंद करोगी। इंटर इंस्टीट्यूशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान कुछ शानदार इनाम मिलेंगे। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से जो भी पहला स्थान हासिल करेगा उसे बहुत पुराने वक्त की एक जादुई चीज मिलेगी। ओह, और वह क्या हो सकता है बड़े भाई श्रीकांत? श्रीकांत की आंखें चमक उठीं और उसने जवाब दिया, मुझे पक्का नहीं पता। मैंने सुना है कि 4 संस्थानों के प्रमुखों ने इस बारे में एक मीटिंग की थी और शर्त लगाई थी। प्रमुखों में से एक शर्त हार गया, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि कौन। वैसे भी वह प्रमुख ही है जिसने शानदार इनाम दिया है। एक बात पक्की है, यह जरूर एक अनमोल खजाना है, और मैं ही वह इंसान हूं जो इनाम लेगा और महान योद्धा के स्तर तक पहुंचेगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। जब उसने मर जाएगा शब्द कहा तो वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे, सिवाय फनायरा के, जो चट्टान के पास खड़ी थी। अपने नीले गाउन में हमेशा शुद्धता की तस्वीर जैसी लग रही थी। जैसे ही हवा चली उसने कहा, उस मामले में मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी बधाई देनी चाहिए बड़े भाई श्रीकांत। ओह, वैसे मेरे चचेरे भाई मुशारा की मौत की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। पूरी बात में कुछ बहुत अजीब है, क्राउन प्रिंस सोसाइटी के दूसरे नेताओं में से एक ने कहा। अजीब बात है? तुम्हारा क्या मतलब है? भावीर के मुताबिक उन पर राक्षसों ने हमला किया था। ऐसा लगता है कि इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर साल ऐसे योद्धा होते हैं जो राक्षसों के हाथों मारे जाते हैं। ये बस किस्मत की बात है, और तुम जानती हो कि तुम इसका विरोध नहीं कर सकती। ऐसी हालत में मुझे खुद ही मामले की जांच करनी होगी। बेहतर होगा कि आप उम्मीद करें कि मुझे कोई नया सबूत न मिले, वरना आपको क्राउन प्रिंस को चीजें समझाने में मुश्किल होगी। इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, फनायरा अचानक तेजी से चली गई और बिजली जैसी अनगिनत नीली किरणें हवा में गायब हो गईं। कितनी अविश्वसनीय असली ऊर्जा है, श्रीकांत ने कहा, साफ तौर पर भावुक होकर। यह थंडरबोल्ट डिफ्यूजन की उड़ान है, जो पैट्रियार्क विंड और क्लाउड के सबसे ताकतवर भागने वाले जादू में से एक है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इतनी अविश्वसनीय चीज का इस्तेमाल कर सकती है। बड़े भाई, कॉन्क्लेव के योद्धाओं में से एक ने कहा, इस फनायरा को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
क्राउन प्रिंस उसकी तरक्की में मदद करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और वह पहले से ही 5 गुनी जीवन साधक पर हावी होने के लिए काफी मजबूत है। मैं कहूंगा कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वह सच में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और मुझे यकीन है कि वह सच में प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं, सिर्फ सच में प्रतिभाशाली लोग ही अपने से कई स्तर ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकते हैं। पुराने वक्त में माना जाता था कि कुछ जीवन साधक थे जो महान योद्धा को हरा सकते थे, लेकिन वे देवताओं के बच्चे थे। हालांकि आजकल ऐसा कोई प्राणी मौजूद नहीं है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो उसके करीब हैं। मुझे सब पता है, श्रीकांत ने सोचा। मुझे नहीं पता कि क्राउन प्रिंस के दिमाग में क्या है, लेकिन अगर वह चाहते हैं कि वह पहला स्थान ले तो मैं दखल नहीं दूंगा। बेशक बराबरी के लिए। मुझे यकीन है कि क्राउन प्रिंस मुझे इसके लिए मुआवजा देंगे। 7 छिद्रों वाला स्प्राउट शरीर क्या है? किसी भी हालत में, उसने जोर से कहा। इस वक्त सबसे जरूरी बात फनायरा नहीं है, यह हाल ही में बना कफन स्वर्ग गठबंधन है। क्राउन प्रिंस के पुराने दुश्मन यंग मास्टर कफन स्वर्ग वापस आ गए हैं। जाहिर है उन्होंने एक अजेय शैतानी कला में महारत हासिल कर ली है जो कि राक्षसों के लिए खास है। सच में यही वजह है कि क्राउन प्रिंस अपनी उस बहुत खतरनाक ऊर्जा कला को विकसित करने के लिए एक दूर के खतरे वाले इलाके में गए थे, यंग मास्टर कफन स्वर्ग को मारने के लिए। वह तकनीक इतनी शानदार है कि खुद महान अर्शी कफन स्वर्ग भी अपने नवजात देवत्व की हत्या के बाद अपने बेटे को दोबारा जिंदा नहीं कर पाएंगे। आइए इस गठबंधन की सभी हरकतों पर नजर रखें। अभी यही हमारा सबसे जरूरी काम है। वैसे ये देखते हुए कि मामला हैंगिंग माउंटेन से जुड़ा है, आप सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जमीन के ज्यादातर संगठन डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट से इतना डरते हैं कि वे हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन हैंगिंग माउंटेन में ऐसा कोई डर नहीं है। काफी वक्त से वे समृद्ध रसीला महाद्वीप पर ऐसे नजर रख रहे हैं जैसे बाघ शिकार पर रखता है। हमारे सभी जासूसों और एजेंटों को इकट्ठा करो, पक्का करो कि हमें श्राउड हेवन अलायंस के बारे में सब कुछ पता हो। फुस 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 हवा के झोंके निकले और योद्धा धीरे धीरे चलने लगे। इस बीच फनायरा बादलों के समुद्र के ऊपर मंडराते हुए कॉन्क्लेव के योद्धाओं को रात में गायब होते हुए देख रही थी। अपना सिर हिलाते हुए उसने खुद से कहा, क्राउन प्रिंस सोसाइटी में हर कोई सोचता है कि मेरी सारी कामयाबी क्राउन प्रिंस की वजह से है। उन्हें यह नहीं पता कि जहां तक मेरी बात है, क्राउन प्रिंस उस छोटू से अलग नहीं है। वे सभी मोहरे हैं। मैं कभी किसी आदमी को मेरा इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। क्राउन प्रिंस सोसाइटी के लोग मेरे साथ विनम्रता से पेश आते हैं, लेकिन उनकी हड्डियों में वे मुझसे नफरत करते हैं। आखिरकार वे सभी मेरे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाव भंगिमा झिलमिलाते हुए वह मैनी फ्लावर्स पीक की दिशा में देखने के लिए मुड़ी। छोटू, मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम कभी एक देहाती बदमाश से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन तुम बदल गए हो। तुम अब भीड़ से बिल्कुल अलग दिखते हो। यह विश्वास करना लगभग मुश्किल है कि तुम कितने क्रूर और निर्दयी हो गए हो। अगर तुम अपना सिर झुकाओ और मेरे प्रति वफादारी की कसम खाओ तो मैं तुम्हें यहाँ डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट में अविश्वसनीय काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे तुम्हें मजबूर करने के लिए एक अच्छा मौका खोजने की जरूरत है। अचानक उसकी आंखों में चमकती हुई रोशनी तेज हो गई। मुझे पता है कि तुम मुशारा और बीरांगर की मौतों में शामिल थे, और मैं तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता कि तुमने इसे कितनी खूबसूरती से छिपाया। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक नौसिखिया हो, इसलिए तुमने जरूर कहीं कुछ सबूत छोड़े होंगे। एक बार जब मुझे वह मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जिंदगी और मौत की हालत में धकेल दूंगा, जिसमें तुम्हारे पास मेरा गुलाम बनने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मैनी फ्लावर्स पीक के शानदार हॉल में वापस आकर छोटू ने माहिरा में जीवन शक्ति के झरने का पानी पहुंचाना जारी रखा, जो चमकदार रोशनी से चमक रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसके अंदर 7 खास जगहें थीं जो जीवन शक्ति को सोख रही थीं और नतीजे में सच्ची ऊर्जा के समुद्र में बदल रही थीं। क्या? ऊर्जा के 7 समुद्र? छोटू को यह सुनकर हैरानी हुई कि उसकी तेज इंद्रियां उसे क्या बता रही थीं। इसमें कोई शक नहीं था, वे एक्यूपॉइंट या मेरिडियन नहीं थे, वे ऊर्जा के समुद्र थे। ऊर्जा के समुद्र और एक्यूपॉइंट बहुत अलग थे। ऊर्जा के समुद्र ने जीवन शक्ति के सार को बदला और शरीर में खून और ऊर्जा को भी संतुलित किया। 5 गुनी जीवन साधक में एक इंसान ने सच्ची ऊर्जा के अवशेष बनाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ सच्ची ऊर्जा को जमा किया जो सांस लेने के अभ्यास के दौरान बनी थी। आखिर में इसे अनिमेशी सच्ची ऊर्जा में बदल दिया जाएगा, जो तब एक्यूपॉइंट में बह सकती है। इसके विपरीत ऊर्जा के समुद्र भट्टियों की तरह थे। वे शरीर का एक मुख्य हिस्सा थे जिन्हें आसानी से बदला या बदला नहीं जा सकता था। और फिर भी अब माहिरा के अंदर 7 भंवर थे जो ऊर्जा के समुद्र बन रहे थे। ऊर्जा के वे समुद्र शरीर के बाहर से शक्ति को सोख सकते थे और उसे असली ऊर्जा में बदल सकते थे। दूसरे शब्दों में, जब माहिरा एक सांस लेती थी तो वह आम से 7 गुना ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा सोख लेती थी। साफ तौर पर वह अपनी ऊर्जा को आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैला सकती थी। इसके अलावा छोटू यह भी महसूस कर सकता था कि ऊर्जा के वे 7 समुद्र आम से बड़े थे।
अगर वह अपनी आंखें बंद कर ले, माहिरा के शरीर को अपनी इंद्रियों से दूर कर दे, तो वह 7 विशाल भंवरों को देख सकता था जो लगातार घूम रहे थे और जरूरी ऊर्जा खींच रहे थे। ऊर्जा के साथ समुद्र सोखी हुई जरूरी ऊर्जा को सही तरीके से व्यवस्थित छांट और बांट भी रहे थे और उसका इस्तेमाल शरीर को साफ करने के लिए कर रहे थे। ऊर्जा के वे समुद्र, जिनमें से हर एक भट्टी था, लगभग उसके नरक की आग के पात्र जितने ही अद्भुत थे।